कहानी हवेली की चुड़ैल भाग 1। आज रात फिर वही सपना आया। माँ, क्या मतलब है इस सपने का? आपको पता है क्या माँ? कोई राज हो या कुछ घटित हुआ हो मेरे साथ बचपन में? सुबोध ने डर, हैरानी और परेशानी के मिले जुले भाव वाला चेहरा बनाते हुए माँ से पूछा। नहीं बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया है। बचपन से तू मेरे पास रहा है। मुझसे बेहतर तुझे कौन समझ सकता है? तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सुबोध की माँ कांति देवी परेशान होकर बोली। माँ, फिर इस सपने का मतलब क्या है? और ये हर अमावस्या को क्यों आता है? तुम ही बताओ। बेटा, हो सकता है तुझे किसी की नज़र लगी हो। मेरे राजा बेटे को विदेश से जॉब का ऑफ़र आया है ना, माइक्रोमैक्स से। पड़ोसी जल भुन गए होंगे और वो शर्मा जी लोगों से कुछ ज़्यादा ही चिढ़े हुए लगते हैं। आजकल उन्हीं की नज़र लगी होगी। इधर आ, मैं तेरी नज़र उतार देती हूँ। सुबोध को देखकर मुस्कुराते हुए माँ बोली। क्या माँ, कितनी बार नज़र उतारेगी? तुम तो बस अंधविश्वासी वाली बातें करती हो। तुम्हें तो कुछ भी बताना ही बेकार है। रहने दो, मैं खुद ही पता कर लूँगा। और माइक्रोमैक्स नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट है जिससे मुझे जॉब का ऑफ़र आया है। ये कहकर सुबोध गुस्से से ज़मीन पर पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर चला जाता है। 4 अमावस्या से बार बार यही सपना आ रहा है। आमतौर पर सपने रिपीट नहीं हुआ करते। मामला बहुत ज़्यादा गंभीर लग रहा है। मुझे जल्द ही कुछ हल निकालना पड़ेगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। आबेद से बात करता हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। वो तो बचपन में मेरे साथ खेलता था। ना देरी करते हुए सुबोध आबेद को फ़ोन लगाता है। अरे भाई यार, तू कहाँ है आजकल? कितने दिनों से नहीं मिला। कल फ्री है तो बता, तेरे घर आता हूँ। घबराते घबराते एक ही सांस में सुबोध आबेद से पूछता है। हाँ भाई, आजा, फ्री ही हूँ, आबेद जवाब देता है। सुबोध ऑफिस से निकलकर आबेद को सीधे मिलने जाता है। यार आबेद भाई, तुझसे कुछ पूछना है। इधर उधर देखते हुए हल्की सी आवाज़ में सुबोध बोला। हाँ पूछना, क्या हुआ? बड़ा परेशान दिख रहा है। सब ठीक तो है ना? सुबोध के कंधे पर हाथ रखते हुए आबेद बड़े शांत स्वर में बोला। यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, हम साथ ही पढ़े हैं। क्या तुझे याद है कहीं बचपन में मेरे साथ कुछ अजीब घटित हुआ हो? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ तेरे साथ, ना ही कुछ ऐसा घटित हुआ था। पर बात क्या है ये तो बता। कुछ नहीं भाई, 4 अमावस्या से देख रहा हूँ। हर अमावस्या को एक ही सपना आता है। सपने में एक हवेली। मैं तो तंग आ गया हूँ। यार, तू आज के इस मॉडर्न ज़माने में किस टाइप की बचकानी बातें कर रहा है? हॉरर फिल्में ज़्यादा ना देखा कर, अपने काम पर ध्यान दे। और सुना है तुझे विदेश जाने का ऑफ़र मिला है। तू बस मन लगाकर ठीक से काम कर, उसे समझाते हुए आबेद बोला। चल अब निकलता हूँ, काफ़ी रात हो गई है। मामला गंभीर था। उसका बचपन का दोस्त भी उसे समझा ना सका था। उसे इस बात पर अधिक चर्चा करना सही नहीं लग रहा था। परेशान सुबोध घर के लिए वापस निकलता है। घर का रास्ता एक खौफनाक घाटी से होकर गुजरता है। सुबोध काफ़ी लेट हो गया था। सुबोध उस घाटी से निकलता है कि तभी उसकी गाड़ी के सामने एक परछाई आती है। सुबोध ब्रेक लगाता है और वो परछाई गायब हो जाती है। तभी सुबोध को महसूस हुआ है कि जैसे गाड़ी में पीछे कोई बैठा हो। सुबोध पीछे पलट कर देखता है तो डर कर रह जाता है। गाड़ी के पीछे एक सुंदर सी लड़की बैठी थी। देखते ही देखते वो गायब हो गई। ये दृश्य देखकर सुबोध के रोंगटे खड़े हो गए। उसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीधा जाकर गाड़ी घर पर ही रोकी। सुबोध पर गहरा असर पड़ा और वह सदमे में चला गया।
काफ़ी दिनों तक वह घर में ही पड़ा रहा, घर से बाहर नहीं आता जाता था। आखिर वो कौन थी? यही सोचता था कि अगर कोई भूतनी या चुड़ैल होती तो वह भयंकर और डरावनी होती, लेकिन यह तो बिल्कुल भिन्न एक सुंदर लड़की थी। सुबोध इस सोच में काफ़ी समय तक पड़ा रहा। धीरे धीरे वक्त के साथ वह सब कुछ भूल जाता है। एक दिन सुबोध का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर आवेश था। सुबोध यार, चल कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तू बहुत दिनों से नहीं गया है, तेरा मुंह ठीक हो जाएगा। सुबोध हामी भर देता है। दोनों ठीक शाम को क्लब पहुंचते हैं। वहां जाकर दोनों खूब मज़े करते हैं। डांस, संगीत के कार्यक्रम आदि चलते हैं। आवेश किसी काम से चला जाता है और सुबोध को बिल जमा करना होता है। सुबोध जब बिल जमा करने को देखता है कि जेब में उसका पर्स नहीं है, वो हैरान रह जाता है कि पर्स तो उसने जेब में ही डाला था, फिर कहाँ गया। वो पर्स पूरे फर्श पर देखता है पर पर्स कहीं नहीं मिलता। अब समस्या आ खड़ी थी कि वह बिल कैसे जमा करे। आवेश भी नहीं था, इस कारण वह चुपके से क्लब से निकलने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यपूर्ण वह वेटर की नज़रों में आ जाता है और वे लोग उसे मैनेजर के पास ले जाते हैं। मैनेजर सुबोध को बिल जमा करने को बोलता है। सुबोध उन्हें बताता है कि उसका पर्स कहीं गिर गया है, मैं पैसे बाद में जमा कर दूंगा। मैनेजर नहीं मानता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पर्स के बहाने क्लब में अयाशियाँ करने आते हो। मुझे मेरे पैसे से मतलब है, वरना मैं पुलिस को फ़ोन लगा दूंगा। सुबोध के पास अब कोई चारा न था। उसने अपनी सबसे प्रिय और कीमती घड़ी वेटर को देकर बोला कि आप इसे रख लीजिए, मैं बाद में पैसे जमा करके इसे वापस ले जाऊंगा। मैनेजर उसकी घड़ी को रख लेता है और सुबोध को जाने देता है। सुबोध घर जाकर सोचता है कि आखिर पर्स कहाँ गया। उसने कहीं निकाला भी नहीं था, तो फिर कैसे गिर गया। ये सारी घटना देखकर सुबोध को एक पल के लिए महसूस होता है कि माँ शायद सही कह रही थी, मुझे किसी की नज़र लगी है। मैं माँ से कहकर नज़र उतरवा लेता हूँ। अगले ही दिन सुबोध जगता है तो देखता है कि उसकी घड़ी जो उसने क्लब के मैनेजर को दे दी थी, वो टेबल पर उसके पास रखी है। सुबोध यह देखकर हैरान हो जाता है कि ये घड़ी कहाँ से और कैसे आई। वो अपनी माँ बाप से पूछता है कि शायद वो उसे ले आए हों, पर उनमें से कोई भी ऐसी घड़ी नहीं लाता था। सवाल था कि घड़ी यहाँ कैसे आई। इस सवाल की गुत्थी को क्लब के मैनेजर के पास ही जाकर पूछता है कि इस घड़ी को यहाँ से कैसे छुड़ाया, जिस पर मैनेजर ने जवाब देता है कि एक सुंदर सी युवती इस घड़ी को छुड़ाकर ले गई। सुबोध समझ नहीं पाता है कि आखिर वो युवती कौन थी और उसका सुबोध से क्या नाता है। सुबोध के मन में कई सवालों की लाइन लगती जा रही थी, पर उत्तर किसी भी प्रश्न का नहीं मिल रहा था। आज सुबोध के ऑफिस में ज़रूरी ख़ास मीटिंग थी, जिसके द्वारा सुबोध की प्रमोशन और विदेश जाने का मौका मिला था, पर जल्दी जल्दी सुबोध ने मीटिंग की फाइल घर पर ही भूल जाता है, जिसकी वजह से ऑफिस में उसकी बहुत बेइज्जती होती है। ऑफिस में और वो डील भी हाथ से निकल जाती है जो मात्र एक ही प्रमोशन का सहारा थी। अब सुबोध को गुस्सा आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ और क्यों हो रहा है। एक दिन सुबोध किसी दोस्त के मुंह से पड़ोसी पर मंदिर का जिक्र सुनता है जहां सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, लेकिन वहां जाना मुश्किल था क्योंकि वह मंदिर रात के 1 से 4 खोला जाता था और मंदिर का मार्ग एक भयंकर डरावना जंगल से होकर जाता था। उस जंगल के बारे में कहा गया था कि ये जंगली जानवरों से भरा है, लेकिन
कैसे पहुंचा जाए? वहां पहुंचने के लिए जब 3 घंटे की रात को भूल जाना चाहिए तब ठीक मंदिर समय तक पहुंच सकता है। और जंगल के रास्ते इतने घने होते हैं कि जंगल को पार करना असंभव है। ऐसा करना असंभव है क्या? सुबोध एक गहरी सोच में था कि वो व्यक्ति बिना किसी के मंदिर के लिए निकलता है। एक रात का बज रहा था। सुबोध ने आधा रास्ता तो पार कर लिया था, लेकिन अब इसके आगे क्या था? यहाँ तो रास्ता ही नहीं था। सारे पेड़ एक दूसरे से बंधे थे और देखते ही देखते सारा जंगल एक मंदिर में बदल जाता है। सुबोध के समझ में नहीं आता है कि वह मंदिर किसका है और किसने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन कोई भूत या गंश यह समझ नहीं पाता है। तभी 2 सैनिक आते हैं और उसे कहीं पकड़ कर ले जाते हैं। सुबोध चिल्लाता है, दहाड़ता है कि वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं और अंदर ले जाते हैं। अंदर मूर्ति रखी थी जिसके सामने सफ़ेद कुर्ता पहने बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। सुबोध के आते ही वो बूढ़ा व्यक्ति अपने सैनिकों से कहता है, लटका दो इसे रस्सी से। उस बूढ़े से आदमी ने इतना कहना ही था कि वो सैनिक उसे रस्सी से लटका देते हैं और आग के मसालों को जलाते हैं। सुबोध को लगता है कि अब इन आदिवासियों से बचना नामुमकिन है और अब उसका जीवित रहना ही असंभव है। सुबोध को जो आदिवासियों का सैनिक आग देने ही वाला था कि अचानक उसका मुखिया चिल्लाया, मूर्ख ये क्या करने जा रहे हो? उसके शरीर से पहले ही खून निकल रहा है। हम इसकी बलि नहीं दे सकते। बलि उसकी ही दी जाती है जिसका संपूर्ण शरीर सही हो और उसका रक्त हमारे हाथों से निकले। इसकी बलि नहीं दे सकते, इसे छोड़ दो, वरना ये हमारे लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।